किसान भाइयों नमस्कार। हम आज उपस्थित हैं श्रीमान केपी त्रिपाठी जी के सामने। आप सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून में प्रिंसिपल साइंटिस्ट रह चुके हैं। आपने पूरे रेन वाटर कैसे हार्वेस्ट किया जाए, वर्षा का पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे वाटर शेड मैनेजमेंट बनाया जाए, उसको कैसे संग्रह किया जाए और उसके बाद कैसे उसको हम अच्छी तरीके से सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। कई बार आज हम देख रहे हैं कि हमारे वाटर की कमी हो रही है, हमारे जो संग्रह हैं, हमारे जो तालाब हैं उनमें पानी नहीं बच रहा है। आज हम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम आपसे निवेदन करेंगे आदरणीय श्रीमान केपी त्रिपाठी सर से कि आप इस विषय को लेकर के कि कैसे हमारे किसान भाई एक सुचितापूर्ण ढंग अच्छी तरीके से उसका इरिगेशन का इस्तेमाल करें और जो वर्षा का पानी है उसको कैसे इकट्ठा करें और कैसे उसको उपयोग करें ताकि हमारी मानवता भी बची रहे और हमारी खेती भी अच्छी चलती रहे। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसको क्रमबद्ध ढंग से कुछ आप बताने की कृपा करें। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक कृषि में सिंचाई की बात है और वर्षा जल प्रबंधन की बात है तो मुख्यतः इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो है जो वर्षा हुई है उसको हमका संग्रहण करें, फिर जहाँ पर आपने उसको संग्रहण किया, इकट्ठा किया है, वहाँ से उसको आप खेत तक कैसे पहुँचाएं, और तीसरा है कि खेत में फिर कैसे पानी डालें। तो 3 चीज़ें आती हैं। तो प्रथम तो ये होता है कि हम वर्षा जल को कैसे इकट्ठा करें। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ तक हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 80% सिंचाई जो है वो ट्यूबवेल से हो रही है। ठीक है, तो केवल 20% जो है वो ये शैलो वेल जो खुदे हुए कुएं होते हैं उनसे या तालाबों से या नहरों से होती है। नहर नंबर 2 पर है। अब अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जब नहरों से ट्यूबवेल से ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि जल को बढ़ाना है। देखिए, स्पष्ट मतलब आप तालाब बना करके पानी रोक सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा उद्देश्य है कि कैसे हम वर्षा जल को जमीन के अंदर पहुंचाएं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाकी राज्यों में नहीं है। तो अब अगर हम एक बात लें, अब तालाब बना करके हम दोनों काम कर सकते हैं कि तालाब के अंदर तालाब बना करके जमीन को पानी रोक के हम जब आवश्यकता हो सिंचाई कर सकते हैं, और या उसको बना करके हम जमीन के अंदर पानी को डाल सकते हैं। लेकिन आपको उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आपका उद्देश्य भूमिगत जल को बढ़ाना है तो तालाब के निर्माण के तरीके अलग हैं। अगर आपको पानी को जमीन के ऊपर रोक करके रखना है सिंचाई करने के लिए तो उसके तालाब के निर्माण के तरीके अलग हैं। बेसिक अंतर है। और मोटे तौर पर जो हम अंतर बताएंगे वो ये है, अगर भूमिगत जल को बढ़ाना है तो तालाब ऐसा होना चाहिए जो बलुई जमीन हो जाए, जिससे पानी सीधे अंदर चला जाए। अगर वो जमीन क्ले सॉइल होगी, यानी कि भारी जमीन होगी, तो पानी ऊपर रुका रहेगा, तो वो सिंचाई काम आएगा। तो ये ध्यान में मुख्य बात तो ये रखनी है। अब ये होता है कि हम कितना जल इकट्ठा करें, लेकिन हम चूंकि शुरुआत हमने की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी का उद्देश्य ये है कि कैसे हम भूमिगत जल को बढ़ाएं। तो तालाब से तो उतना ज़्यादा पानी अंदर नहीं जाएगा, एक लिमिटेड क्वांटिटी में जाएगा, मात्रा में जाएगा। तो अगर हमको भूमिगत जल बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में तो सबसे उत्तम, सबसे कम पैसे वाला और सबसे सही जो है खेत की मेड़बंदी। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब खेत का पानी खेत में कैसे रोकेंगे आप? खेत का पानी खेत में तभी रोकेंगे जब वर्षा जल जो है खेत में इकट्ठा रहे, तो वहां तो मेड़बंदी होनी चाहिए। आप कहेंगे कि कौन सा ऐसा खेत है जिसमें मेड़ नहीं है? सभी खेतों, भाई हमारे उत्तर प्रदेश में खेती तो हजारों साल से पहले से हो रही है, तो बिना मेड़ के कोई खेत नहीं है। लेकिन यहाँ से ये बात ये हो रही है कि मेड़ की ऊंचाई कितनी है। मेड़ की ऊंचाई आजकल हो गई है 6 से 8 इंच। वो पर्याप्त नहीं है वर्षा जल को रोक करके और जमीन के अंदर पहुंचाने के लिए। तो यहाँ मेड़बंदी 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। अगर हर किसान अपने खेत की मेड़ को 30 सेंटीमीटर ऊंची कर ले, 1 फीट ऊंची कर ले, तो आपके इतने लाभ हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। नीचे का तो जल बढ़ेगा ही, क्योंकि जब पूरे गांव के खेतों में 30 सेंटीमीटर क्यों, एक दिन में अधिकतम वर्षा 30 सेंटीमीटर अपेक्षित है।
और जब मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर अपेक्षित है, इसका मतलब अगले दिन या पहले दिन कम वर्षा हुई होगी। जो पानी वर्षा और खेतों में इकट्ठा हो गया तो कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर ही जाएगा। अगले दिन वर्षा हुई फिर खेत तैयार है आपका। तो ये पहला है। अब ये जो 30 सेंटीमीटर की हम अगर बढ़ा लेंगे तो एक तो है कि पानी जमीन के अंदर जाएगा, और दूसरा ये है कि जो आप खाद डालते हैं, जब खेत से खेत में पानी बहते हुए निकलता है तो खाद भी बह जाती है, मिट्टी भी बह जाती है, वो सब खेत में ही रहेगा। ये उसका तीसरा लाभ है। पहला लाभ तो भूमि का जल बढ़ गया, दूसरा हो गया डाली हुई खाद खेत में रह गई, तीसरा हो गया मिट्टी आपकी खेत में रह गई। ये लाभ है उसके। अब अगर हम ये मेड़बंदी कर लेते हैं 30 सेंटीमीटर की, तो भूमि का जल बढ़ाने का 60 से 70% काम हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरे लेकिन तालाब भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कहे तालाब आवश्यक नहीं है। तालाब इसलिए आवश्यक है क्योंकि पशुओं के लिए और कभी कभी सिंचाई की आवश्यकता के लिए भी। और दूसरा एक चीज और भी है, ग्रामीण परिवेश में अभी भी तालाबों का अपना एक अलग महत्व है। चाहे सिंघाड़ा लेना हो, अब तो कमल की खेती भी होने लगी है, या मछलियों की खेती भी होती है। तो ये सब, लेकिन अगर आप एक तालाब से कमल की खेती करना चाहते हैं, कमल पुष्प की खेती करना चाहते हैं, सिंघाड़े की खेती करना चाहते हैं, मछली पालन करना चाहते हैं, तो आपको तालाब ऐसे स्थान पर बनाने होंगे जहां पर की मिट्टी भारी हो, कि पानी जल्दी अंदर न जाए। पर ये अंतर, ये ध्यान रखना है। अगर बड़ी जमीन में मिट्टी बनाएंगे तो पानी अंदर चला जाएगा आपका। पानी बह के आया, 15 दिन खड़ा रहा, अंदर चला गया, रुकेगा नहीं। तो ये तालाब बना करके हो गए। तो ये तो हो गया खेत का पानी खेत में। अब क्योंकि कई तरीके हैं, लेकिन मुख्य हम बता रहे हैं आपको। अब ये ढालू जमीन के लिए है, मेड़बंदी ढालू जमीन पर। अगर समतल जमीन के लिए, समतल जमीन के लिए अगर ढालू जमीन है तो ढालू जमीन में हम क्या करेंगे कि हम ढालू जमीन में ढाल के विरुद्ध हम कंटूर बंड बनाएंगे। अच्छा। तो वो उसकी ऊंचाई जो है वो ढाल के पर निर्भर करती है। सामान्यतः 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वो लेकिन ढालू जमीन बहुत कम है जो कि नहीं, तो हम दो ही बातें भी कहेंगे, ये करें। अच्छा, अब ये मेड़बंदी जो है ये केवल उन्हीं जहाँ हल चलते हैं उन खेतों के लिए है। लेकिन गांव में ऐसे भी जमीनें हैं जो कि खेत के काम नहीं आती हैं, लेकिन या तो चरागाह हैं, या उसमें जो है फलदार वृक्ष हैं, या दूसरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वहां हम क्या करें, तो वहां हम खंती बनाएंगे। अच्छा। जिसको अंग्रेजी में ट्रेंचिंग कहते हैं। और ये 3 मीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी, 30 सेंटीमीटर गहरी, और 1 एकड़ में 200 पर्याप्त है। अच्छा। बल्कि 200 भी नहीं, 100 से 125 पर्याप्त है। अच्छा। और जब 3 मीटर की बनाएंगे, 3 मीटर के बना के जगह छोड़ देंगे। बनाने का तरीका है, तो वहां पर ये बनाएंगे तो उसमें पानी अंदर रुकेगा, मिट्टी रुकेगी, अंदर जाएगी, नमी बढ़ेगी और सारे काम हो जाएंगे। अच्छा। अब आता है खेत का पानी खेत में तो हो गया, गांव का पानी गांव में। तो एक तो खंतिंग हो गई, तालाब हो गए। अब नाले पर आते हैं। अच्छा। वही ज्यादातर लोग समझते हैं कि सारे जो सरकारी विभाग हैं वो कहते हैं चेक डैम, चेक डैम, चेक डैम। चेक डैम देखा जाए तो बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उसके लिए बाकी जितना हमने बताया इसमें कोई ज्यादा टेक्निक या तकनीकी नहीं है। लेकिन चेक डैम में तकनीक है, उसका एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा, वो भी आवश्यक है। तो नालों में जो गांव के अंदर बह रहे हैं उनमें जब हम सर्वे करते हैं, सर्वे करके निकालते हैं, तो जहां पर चेक डैम बन सकते हैं वहां चेक डैम बना सकते हैं। अब ये जो है मुख्यतः ग्रामीण परिवेश में वर्षा जल प्रबंधन के उपाय हैं। अब एक शब्द आपने प्रयोग किया था, वाटरशेड मैनेजमेंट। और वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, यही सब वाटरशेड में किया जाता है। अच्छा। कोई और चीजें नहीं है, केवल ये है खेतों में करेंगे मेड़बंदी हो गई, फिर खेतों में करेंगे कंटूर बंडिंग हो गई, तालाब हो गए। लेकिन वाटरशेड शब्द कहते किसे हैं, एक तो गांव की बाउंड्री हम जानते हैं, लेकिन वाटरशेड ये है किसी नाले में खड़े हो जाएगी वर्षा काल में, और जिस क्षेत्र का पानी बह के उस नाले से निकलता है वह पूरा वाटरशेड कहलाता है। तो वो वाटरशेड कहलाता है। ठीक है ना। अब वाटरशेड को कई तरीकों से परिभाषित करते हैं। वाटरशेड सबसे छोटा शब्द है, कैचमेंट भी एक शब्द है, बेसिन भी एक शब्द है जो कि हम प्रयोग करते हैं कई शब्द, लेकिन वाटरशेड छोटे एरिया के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सारे काम हम वाटरशेड में करते हैं। और क्योंकि लंबा विषय है, अंत में वर्षा जल प्रबंधन का, जिससे भूमि का कटाव ना हो और हमारा वर्षा जो है वो बिना मिट्टी के बह के जाए, पानी, वर्षा का पानी खेतों से, जमीन से, जहां भी गिरे वहां से बिना मिट्टी लिए हुए आगे जाए, उसका अधिकतम भाग
जमीन के अंदर भूमिगत जल में मिट जाए। अगर कहें इसका परमानेंट उपाय क्या है, तो परमानेंट उपाय है वनस्पति वनस्पति वनस्पति, वेजिटेशन वेजिटेशन वेजिटेशन। यानी अगर जमीन के ऊपर पूरी जमीन पर घास लगी हो तो मिट्टी कटाव हो गई नहीं, और घास के साथ में झाड़ियां हो, पेड़ पौधे हों, तो वो सब वर्षा पानी को रोकेंगे, पानी को फिल्टर होकर नीचे जाने देंगे, पानी कम बहेगा, जमीन के अंदर जाएगा। तो मोटे तौर पर यही वाटरशेड मैनेजमेंट में चीजें आ जाती हैं। सर हम जिला लखीमपुर के रहने वाले हैं। हाँ। लखीमपुर की एक बहुत बड़ी समस्या रही है और अब भी है कि बरसात में जब बरसात होती है तो बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हो जाता है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हमें मिलती है जल की, और उस बाढ़ में बहुत भारी नुकसान भी होता है। तो आप ये चाहेंगे कि चूंकि आपने इस पर बहुत विषय पे काम किया है, तो चूंकि उस क्षेत्र पर्टिकुलर क्षेत्र की ये जो कंडीशन है, इसको देखते हुए आप कौन से सरकार को सुझाव देंगे कि कौन सा उसमें ऐसा कार्य करे जिससे ये जो परेशानी है इसको वरदान के रूप में बदला जा सके और उसका यूज किया जा सके। तो उसके लिए कौन कौन सी विधाएं हैं कि वहां पर कुछ काम ऐसा किया जाए? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखीमपुर आपका तराई क्षेत्र कहलाता है। जी। तराई का क्षेत्र ये तराई का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर कि ऊपर से पानी आके इकट्ठा होता है, और पानी निकास की अभी तक बात किए थे वर्षा जल प्रबंधन के, वो वहां उतने कारगर नहीं होंगे। हाँ। वहां पर तो नदियां हमको ठीक करने, नदी का तटबंध बनाना पड़ेगा। अच्छा, जिससे कि नदियों के बाढ़ में जो नदियों का पानी चारों तरफ फैल जाता है वो नदी के बाहर न जाए। अच्छा। ये इसका उपाय छोटा वो तटबंध बनाने होंगे। और दूसरा बात है, अगर नदियों में गाद इकट्ठी हो गई, मिट्टी इकट्ठी हो गई है, तो उसी मिट्टी को निकाल करके उससे भी तटबंध बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी तटबंध बनाने के लिए। तो इस पर भी सरकार, जैसे कि आपने सुना होगा कि वो गंगा नदी के किनारे, गोमती के किनारे वो समय भी काफी लगेगा, लेकिन अब इसके ऊपर सोचा जा रहा है कि तटबंध बनाए जाए। अब तटबंध क्या है, कम से अब तटबंध ऐसा नहीं हो कि 2 मीटर चौड़ा है, तो 10-15 मीटर चौड़े होंगे। ऊंचाई निर्धारित करेंगे कि वहां पर कितना पानी नदी में वर्षा काल में अधिकतम कितना आता है, उससे लगभग 1 मीटर और ऊंचा तटबंध रखेंगे चौड़ाई ज्यादा। और उन तटबंधों के ऊपर अब जो सोचा जा रहा है, उन तटबंधों के ऊपर सड़क बनाई जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। तो ये है काफी महंगा है, लेकिन ये जैसे मान लीजिए एक आपको मोटे तौर बताएं, अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर नदी पर तटबंध ऐसे बनाए जाएं तो कम से कम 10-12 वर्षों का समय चाहिए उसके लिए, पैसा भी काफी चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये संभव है और प्रारंभ भी हो गया है, और भविष्य में धीरे धीरे इस पर भी काम होगा। सर, क्या नहरों पर भी विचार किया जा सकता है कि उस पानी को नहरों के माध्यम से या कुछ ऐसे चैनल से निकाल दिया जाए, दूसरे साइड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जैसे जहां पर कमी है वहां पर उस पानी को पहुंचा दिया जाए? नहीं, ये तो होता रहा है। अच्छा। लेकिन अब इसमें ये होता है कि जब नदी में जल बढ़ा, उस समय अगर हम नहर बना दिए हैं तो नहर में उतना पानी नहीं निकल पाता है। अच्छा। इसलिए तो वहां पर अगर कोई जब सर्वे किया जाता है तो एक उत्तम स्थान पर, जो कि एक क्राइटेरिया होता है, तो वहां पर एक डैम बना करके और वहां से नहर बना करके, ये बिल्कुल ये किया गया है। किया गया है। जैसे आप शारदा नहर देखते हैं, या गंगा नदी का पानी उतना बाढ़ नहीं पहुंचाता है ऊपर के क्षेत्रों में, तो उसमें कई नहरें निकाल दी गई हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये हाँ, अब ये है कि अगर उस क्षेत्र में जो भी इसके विशेषज्ञ हैं, तो उसका सर्वे करके कहाँ पर वैसा सुटेबल जगह मिलती है, लोकेशन मिलती है जहां पर डैम बनाया जा सके, तो वर्षा काल में ही समस्या रहती है, बाद नहीं रहती है। तो वर्षा काल में वहां पानी इकट्ठा हो जाए और उसको धीरे धीरे नहरों के माध्यम से उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर की पानी की कमी होती है, वहां पर इस नहरों के पानी को पहुंचाया जा सके। ऐसा किया गया है, लेकिन अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्रों में ये अभी उस लेवल पर नहीं लिया गया जिस लेवल पर लिया जाना चाहिए था। अच्छा। आपको लगता है कि इसमें ये कार्य होना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, कुछ किसान भाइयों को भी आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि खेती के पैटर्न में या अधिक पानी हो गया है तो कुछ उसको इकट्ठा करें, कमल की खेती करें या फिशरीज को बढ़ावा दे? बिल्कुल। जैसे कि तालाब बना लिया हमने, ठीक है। अब ये सब कई चीज,
अब तालाब बना लिया, तालाब बना करके जितने ज्यादा तालाब होंगे अब उसके अंदर जो है कमल की खेती कर सकते हैं, सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं, और उसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं, और भी ऐसी चीजें हैं जो कि ये 3 तो हमने बता दिए, और भी चीजें हैं जो कि हम उसमें कर सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वर्षा काल में वो पूरा जलमग्न हो गया, अगर मत्स्य पालन है तो मछलियां तो भाग जाएंगी। तो इसलिए उन तालाबों की जो चारों ओर की जो मेड़ होती है, तालाबों की बंड जो होता है, उसकी ऊंचाई इतनी रखनी पड़ेगी कि वर्षा काल में पानी इतना न भरे कि सब जलमग्न हो जाए। तो वो डिजाइन है, वो किया जा सकता है और किया गया है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये 3-4 चीजें हम कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कि पानी के कई उपयोग। जी जी, बिल्कुल संभव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्नीस विशेष कृषि संस्थान की तरफ से समय समय पे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बना करके और हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाए जाते रहते हैं, ताकि वो किसान भाई इसको